निधि अपने पिता राजीव के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। निधि और उसके पिता बहुत गरीब थे। निधि के पिता राजीव का एक ही सपना था कि निधि पढ़ लिख कर एक दिन कलेक्टर बने। इसीलिए निधि यूपीएससी की तैयारियों में दिन रात लगी रहती थी और राजीव उसकी पढ़ाई और घर की आर्थिक स्थिति को चलाने के लिए एक फैक्ट्री में काम किया करता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, निधि घर में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसके पास राजीव का दोस्त कमल घबराते हुए आता है और निधि से बोलता है, निधि बेटा, तुम्हारे पिताजी गांव के डॉक्टर कैंप में है। क्या? तुम्हारे पिताजी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। अब निधि कमल के साथ चली जाती है, जहां डॉक्टरों से बात करने पर निधि को पता चलता है कि उसके पिताजी के हाथ मशीन के नीचे आ गए थे, जिस वजह से उसके पिताजी के हाथों में काफी चोट लगी थी और इन्फेक्शन आगे ना बढ़े इसलिए डॉक्टर्स को मजबूरन उसके पिता के दोनों हाथ काटने पड़े। ये सुनकर निधि फूट फूट कर रोने लगती है। अंकल, मेरे पिताजी के साथ ये सब कुछ क्या हो गया? निधि बेटा, तू रो मत, जो होना था वो हो गया। इस तरह से कमल निधि को हौसला देता है। कुछ देर बाद राजीव को होश आता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने अपनी बेटी को पाता है और उसे पता चलता है कि उसने अपने दोनों हाथ खो दिए हैं। निधि बेटा, अपने पिताजी को माफ कर दे। लगता है अब तेरे पिताजी तुझे कलेक्टर नहीं बना पाएंगे। नहीं पिताजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इस तरह से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारियां निधि के सर पर आ जाती है। अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए निधि अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ बाहर काम करने का सोचती है और घर से बाहर काम की तलाश में निकल जाती है। परंतु पूरा दिन निकल जाता है और निधि को बाहर कहीं भी काम नहीं मिलता, जिसके बाद निधि का मनोबल टूटने लगता है और वो एक पेड़ के सहारे बैठकर खुद से बोलती है, पिताजी, बस एक ही तो सपना है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दूं और एक दिन कलेक्टर बन सकूं। अब मैं पिताजी का सपना कैसे पूरा करूं? निधि अकेले बैठकर ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वो दो औरत को आपस में बात करते हुए सुनती है। बहन, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे क्यों नीलम बहन, क्या हुआ? क्या बताऊं बहन, इतनी मुश्किल से एक नौकरानी मिली थी, पर ना जाने क्या हुआ, अचानक से उसने भी काम छोड़ दिया। समझ नहीं आ रहा अब दूसरी नौकरानी कहाँ से ढूंढूं। अरे कोई बात नहीं नीलम बहन, मुझे कोई नौकरानी मिलेगी तो मैं तुझे बता दूंगी। अभी मैं घर जाती हूँ। इस तरह से वो औरतें वहाँ से चली जाती हैं। अब नीलम वहाँ से जाने लगती है कि तभी निधि उसके पास आती है और उसके सामने हाथ जोड़कर उससे बोलती है, मैडम सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, अब बोलो, क्या बात करनी है? माफ करना, पर जब आप उन आंटी से बात कर रही थी तब मैंने आपकी बातें सुन ली। आपको एक नौकरानी की जरूरत है और मुझे नौकरी की। क्या आप मुझे अपने घर में नौकरी दे सकती हैं? पर मुझे अपने घर के लिए एक नौकरानी चाहिए जो घर का सारा काम करना जानती हो। मुझे घर का सारा काम आता है, मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, एक बार तो मेरे घर चलो और मेरा घर देख लो, उसके बाद हम वहीं पर काम और पैसे की बात कर लेंगे। इस तरह से निधि नीलम के साथ उसके घर जाती है, जहां वो नीलम के पति को देखती है। नीलम के पति रजत को गरीबों से सख्त नफरत थी, इसीलिए वो निधि को घूरता रहता है। ये देखकर निधि को थोड़ा अजीब लगता है, पर निधि सब कुछ नजरअंदाज कर देती है और नीलम की बात पर ध्यान देती है। अब निधि अपने घर जाती है और अपने पिताजी को खुशखबरी देते हुए बोलती है, पिताजी आप फिक्र मत करिए, मुझे एक बड़े घर में नौकरी मिल गई है। बेटा, अगर तू नौकरी करने जाएगी तो अपनी यूपीएससी की तैयारी कैसे करेगी? पिताजी सब हो जाएगा, और वैसे भी काम पर से तो मैं शाम 5 या 6 बजे के बीच आ जाऊंगी। उसके बाद मेरे पास जो टाइम बचेगा मैं उसमें पढ़ाई कर लूंगी। अब राजीव भी निधि की बात से सहमत हो जाता है और निधि अगले दिन से ही नीलम के घर पर साफ सफाई का काम करने के लिए चली जाती है। आज निधि का पहला दिन था। नीलम रसोई में काम कर रही होती है, तभी अचानक से नीलम का पति रजत किचन में आ जाता है और किचन में खड़े होकर निधि को देखने लगता है। ये सब कुछ निधि को कुछ अच्छा नहीं लगता और निधि रजत से बोलती है, सर आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं गरीबों के हाथ का कुछ नहीं लेता। तुम गरीब इतने गंदे रहते हो कि तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। पता नहीं मेरी बीवी को नौकर रखने का इतना शौक क्यों है। रजत निधि को सुनाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर नीलम आ जाती है और नीलम रजत से बोलती है, अरे रजत, तुम यहाँ पर हो? मैं कब से तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। ये लो, तुम्हारा कॉल आ रहा है।
अब रजत फोन पर बातें करते हुए वहाँ से चला जाता है और निधि घर का काम करने लगती है। इसी तरह से निधि नीलम के घर में रोज सुबह आकर काम करती और शाम को वापस अपने घर जाकर वहाँ का सारा काम करती, साथ ही अपने पिताजी की देखभाल भी करती और सुबह के 4 बजे उठकर यूपीएससी की तैयारी करती। इसी तरह से समय बीतता है और देखते ही देखते यूपीएससी का एग्जाम पास आने लगता है। इसीलिए अब निधि कुछ किताबें लेकर काम करने के लिए जाती है और घर का काम खत्म करके किचन में बैठकर यूपीएससी की तैयारियों में लग जाती है। पर एक दिन रजत उसे किचन में पढ़ाई करते हुए देख लेता है और उसकी किताबें छीनते हुए उससे बोलता है, तुम्हें यहाँ पर घर की सफाई के लिए रखा गया या पढ़ाई करने के लिए? वो सर, मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया है। थोड़ा समय बचा तो मैंने सोचा कि पढ़ाई कर लूं। क्यों? सर, मेरे पिताजी का एक ही सपना है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं और एक दिन कलेक्टर बनकर उनका सपना पूरा करूं। अपनी औकात देखिए, भूलो मत तुम एक नौकरानी हो और नौकरानी कभी यूपीएससी की तैयारी नहीं करती, समझे? पर सर, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मेरा एक दोस्त घर आने वाला है, अपने काम में लग जाओ। इतना बोलकर रजत निधि की किताबें लेकर अपने कमरे में चला जाता है और एक बार फिर से बेचारी निधि घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद रजत का एक दोस्त उसके घर पर आता है और नीलम की गैर मौजूदगी में वो दोनों मिलकर पार्टी करने लगते हैं। तभी निधि उनके लिए नाश्ता लेकर जाती है और रजत निधि को देखकर अपने दोस्त से बोलता है, अरे दोस्त, तुम जानते हो इस बार मेरी बीवी एक ऐसी नौकरानी लाई है जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। इन मैडम जी को कलेक्टर जो बनना है। अच्छा, तो ये नौकरानी कलेक्टर बनेगी और इसके ऑफिस के बाहर खड़े होकर हम इसे सलाम ठोकेंगे। आहा, इसके बूढ़े बाप का सपना जो है, कहीं ऐसा ना हो इस नौकरानी और इसके बाप का सपना सपना ही रह जाए। इस तरह से रजत और उसके दोस्त निधि और उसके पिताजी का मजाक बनाने लगते हैं। निधि से अब और बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में रजत और उसके दोस्त से बोलती है, बस बहुत हो गया, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ पर अपने पिताजी की नहीं। मेरे पिताजी का सपना है कि मैं एक कलेक्टर बनूं और मैं अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देख लेना तुम सब, एक दिन यही नौकरानी यूपीएससी की परीक्षा पास करेगी और तुम सब। हम सब क्या तेरे पास आएंगे, तेरे सामने हाथ पैर जोड़ने? हाँ, नौकरानी भूल मत कि तू एक नौकरानी है, समझी? इस तरह से रजत निधि को काम से निकाल देता है। निधि लोगों के ताने और जिल्लत सहती है पर फिर भी वो अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देती और यूपीएससी की परीक्षा देती है। निधि परीक्षा में दूसरे स्थान पर आती है और बहुत जल्द एक दिन वो एक कलेक्टर बन जाती है। कलेक्टर बनने के बाद रजत अपने उसी दोस्त के साथ कलेक्टर से मिलने आता है, जहाँ रजत की मुलाकात कलेक्टर के रूप में निधि से हो जाती है और रजत निधि को देखकर हैरान हो जाता है और निधि रजत और उसके दोस्त से बोलती है, वो कहते हैं ना, कभी कभी हमारी जुबान पर साक्षात माँ सरस्वती विराजमान होती है। देखो, आज मैं कलेक्टर बन गई और तुम लोग मेरे पास अपनी सिफारिश लेकर आए हो। देखो, अगर तुम हमारा काम कर दो, हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। मैं तुम्हारी ये सिफारिश खारिज करती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम आज भी गलत रास्ते पर चल रहे हो। अगर तुम रिश्वत की बात नहीं करते तो मैं शायद तुम्हारी बात भी सुन लेती। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को अंदर बुलाऊं, उससे पहले तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। इस तरह से निधि अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अपने पिताजी का सपना पूरा कर लेती है और साथ ही अपने साथ हुए अपमान का बदला भी ले लेती है।